हैं। तीसरा चैप्टर मैट्रिक्स था, 3 वीडियो उसके हैं, आप देख लीजिएगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे और भी क्वेश्चन करने हैं, हमने कुछ किए थे, फिर हम करेंगे ना। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिटर्मिनांट। डिटर्मिनांट ऐसे तो चैप्टर 4 है सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये मैट्रिक्स का ही पार्ट है, तो ये चैप्टर 3 ही कंटिन्यू है। डिटर्मिनांट किसका? मैट्रिक्स का। तो डिटर्मिनांट अक्सर फिजिक्स में भी यूज होता है, और क्लास 10th में जो आपको लिनियरिटी चेक करते थे तो उसको हम डिटर्मिनांट के फॉर्म में भी कर सकते हैं। देखते हैं। तो चैप्टर 4 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग तो चैप्टर 3 ही कंटिन्यू है। कौन सा? डिटर्मिनांट। डिटर्मिनांट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं डिटर्मिनांट? डिटर्मिनांट किसका? डिटर्मिनांट्स ऑफ मैट्रिसेस, डिटर्मिनांट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट कैसे कैलकुलेट होगा। एक चीज और ध्यान में रखिए कि डिटर्मिनांट कौन सी मैट्रिक्स का? मैट्रिक्स तो सर बहुत सारे टाइप के होते हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर हमने सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, कितने सारे मैट्रिक्स होते हैं। तो कौन से मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट? तो याद रखना है स्क्वायर मैट्रिक्स का, कि मैट्रिक्स में भी किसका? स्क्वायर मैट्रिक्स का अपने को पढ़ना है। और स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसका रो और कॉलम सेम हो, यानी कि नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम विल बी इक्वल। स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होगा जितने रो हैं उतने ही कॉलम हो। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स गिवन है ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, ये तो मैट्रिक्स हो गया। आपको चाहिए डिटर्मिनांट, तो डिटर्मिनांट को हम मॉडुलस के फॉर्म में लिखते हैं। मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि दिस इज मॉडुलस फंक्शन, लेकिन यह मॉडुलस नहीं है, इसका मतलब है डिटर्मिनांट ऑफ ए। तो डिटर्मिनांट को सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? इस मॉडुलस साइन के अंदर में, ब्रैकेट में, ठीक है। तो क्या पढ़ोगे इसको? डिटर्मिनांट ऑफ ए। कैसे कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनांट? और ये जो वैल्यू है, ये जो मैट्रिक्स वाली वैल्यू है 2:2 की, इसको डिटर्मिनांट के फॉर्म में लिख दिया मैंने। क्या समझ में आया? डिटर्मिनांट हमेशा किसका? स्क्वायर मैट्रिक्स का। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। देखिए 2 रो है और 2 कॉलम है, तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनांट ऑफ दिस मैट्रिक्स। डिटर्मिनांट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सीधा डिटर्मिनांट में सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करिए। मैंने बताया था कि प्रिंसिपल डायगोनल किसको बोलेंगे? जिसके रो और कॉलम इक्वल हो। ये कौन सा एलिमेंट है? A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, A22। तो जब रो और कॉलम इक्वल हो, यानी कि A11, A22, A33, इन सब एलिमेंट को प्रिंसिपल डायगोनल बोलते थे, याद है ये वाला। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करिए सर, 1 × 4 माइनस इसको मल्टीप्लाई करिए 2 × 3, तो हो गया 4 - 6, आंसर इज -2। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनांट। क्या आसान नहीं है? और करते हैं ये क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये कोई डिटर्मिनांट बी है 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। ये कोई डिटर्मिनांट है। कितने रो हैं भैया? 3। कॉलम कितने? 1 2 3, 3:3। स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। जितने रो हैं 3 रो उतने ही कॉलम है, 3 कॉलम। तो 3 रो 3 कॉलम, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो तो आप बोलोगे कि ये मैट्रिक्स कैसा? स्क्वायर। और स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट कैलकुलेट करना है। तो अभी बताया डिटर्मिनांट के लिए क्या करें, इसको ब्रैकेट में इस तरह मॉडुलस के फॉर्म में लिख दें। तो इसको भी इस सारे एलिमेंट जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में है उसको कैसे लिखना है? डिटर्मिनांट के फॉर्म में। सो दिस इज 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। ध्यान से समझिए, ये तो 2:2 था तो हमने सीधे मल्टीप्लाई कर दिया डायगोनल को। यहां क्या करेंगे? देखिए ये रो फर्स्ट है R1, ये रो सेकंड है, ये रो थर्ड है, ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है और ये कॉलम थर्ड है। तो इसका मतलब सर 3 रो है और 3 कॉलम है। बिल्कुल सही बात है।
तो जब 3:3 या इससे ज्यादा ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो हम डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम किसी भी एक रो या एक कॉलम को चुन लेंगे। तो 3 रो है, 3 कॉलम है, 6 ऑप्शन है। आप इस 6 में से कोई भी रो या कॉलम चुन लीजिए, आंसर सेम आएगा। तो किसी भी एक रो को चुन लीजिए और उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दीजिए। लेकिन डिटर्मिनेंट में एक चीज आप याद रखिए, चूंकि हम किसी भी रो या कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो रो में 3 एलिमेंट, कॉलम में भी 3 एलिमेंट, इसका मतलब हमको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। हम क्या चाहते हैं? 3 बार मल्टीप्लाई करना या 2 बार मल्टीप्लाई करना या 1 बार? क्या आसान है, 1 बार। कि सर इसका मतलब है कि हम उस रो या कॉलम को चुनेंगे। मेरे पास तो 6 ऑप्शन है, 3 रो है, 3 कॉलम है, कौन सा चुने? यानी कि अपने मन से सर ये ज्यादा सुंदर लग रहा है, ये चुन लेते हैं। नहीं, सुंदर वो होगा जिसमें जीरो की संख्या ज्यादा हो। देखिए थर्ड कॉलम में 2 एलिमेंट जीरो है। अगर मैं थर्ड कॉलम को लूं तो मुझे एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जीरो तो जीरो बन जाएगा। जीरो तो किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होगा तो जीरो। तो इसका मतलब अगर मैं थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करूं तो मुझे एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं दिखाता हूं एक बार करके आपको। सो एक्सपेंशन ऑन एक्सपेंशन अलोंग, किसके अलोंग? अलोंग कॉलम 3। कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंशन करिए। थर्ड कॉलम, पहला एलिमेंट कौन सा मिला सर? ये वाला है थर्ड कॉलम। पहला एलिमेंट मिला 4, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल सबसे पहले 4। अच्छा, जब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? जिस कॉलम के थ्रू आप जा रहे हैं, तो आपने पहले एलिमेंट 4 को चुना इस कॉलम में, थर्ड कॉलम में, तो ये जिस रो में है वो रो डिलीट हो जाएगा, जिस कॉलम में है वो कॉलम डिलीट हो गया। बचा क्या? -1 3 4 1। तो अंदर बचा -1 3 4 और 1 बचा। साइन कैसे चलता है? देखिए 3 एलिमेंट है ना, 1 2 3 1 2 3। तो साइन ऐसे चलता है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो 4 को मैंने प्लस लिया तो अगला जीरो को क्या लूंगा? माइनस। क्या लूंगा? -0। अब बताइए, अब आपने क्या चुना? कॉलम 3 के अलोंग आप एक्सपेंड कर रहे हैं, तो थर्ड कॉलम के अलोंग पहला एलिमेंट ले लिया मैंने 4, और 4 जिस रो और जिस कॉलम में है, यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट। बचा क्या? -1 3 4 1 लिख दिया मैंने। अब सेकंड एलिमेंट कौन से रो में है? सेकंड रो, तो सेकंड रो डिलीट और थर्ड कॉलम डिलीट। क्या बचा? ये और ये डिलीट हो गया, तो बचा क्या? 1 2 4 1 बचा, 1 2 4 1। क्या समझ में आ रहा है बात? अब थर्ड रो पे चले आइए। देखा क्या किया हमने? पहले को प्लस लिया, सेकंड एलिमेंट को माइनस लिया, थर्ड एलिमेंट को वापस प्लस लेंगे, फिर से जीरो है। आपको पता ही है कि जीरो मल्टीप्लाई होकर जीरो बन जाएगा। तो आप बोलोगे सर लिख क्यों रहे हैं? पहली बार बता रहे हैं आपको कि लिखना कैसे, जरूरी थोड़ा है कि हर बार जीरो हो जाए। तो आपको ये ध्यान में रखना है, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो ये जीरो, ये थर्ड रो में है तो थर्ड रो जीरो और थर्ड कॉलम जीरो। बचा क्या? 1 2 -1 3 1 2 -1 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी कैसे? सर 4 इंटू, अभी बताया, ये बताया, तो यहाँ पे क्या करेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल को गुना करिए, ये हो जाएगा -1 इंटू 1 -1, बीच में माइनस का साइन, 4 3 जा 12। ठीक है, बाद बाकी ये जीरो बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, तो ये सब हो गया जीरो। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो 4 इंटू -1 -12 -13, 13 4 जा 52, आंसर -54। क्या समझ में आया? बात आया होगा आपको। सो दिस इज, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और एक आध क्वेश्चन आपको बताते हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट होता है, तब आपको मजा आएगा। तो आप बोलोगे कि सर डिटर्मिनेंट में हर बार हमको ऐसा ही करना पड़ेगा क्या, कि किसी रो या कॉलम में हम एक्सपेंड करें और तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करें? बिल्कुल करना तो है, लेकिन मैंने क्या बताया आपको? उस रो या कॉलम के अकॉर्डिंग चलना है, उस रो या कॉलम के अलोंग चलना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा जीरो हो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जीरो होगा तो कैलकुलेशन उतना ही कम होगा। सीधी बात है। चलिए देखते हैं। कोई मैट्रिक्स है सी मैट्रिक्स है, अपने मन से मैं कोई एलिमेंट चुनता हूं, A B C D E F G H I। कितने रो हैं सर? 3 रो, 1 2 3। कितने कॉलम? 1 2 3, 3 कॉलम है। हमको क्या चाहिए? फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ सी। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ सी, सी निकालना है सर। क्या बताया मैंने कि डिटर्मिनेंट ऑफ सी निकालना है? तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट का सिंबल बनाइए।
मॉडुलस की तरह, और सारे एलिमेंट को लिख डालिए ABCDEFGHI। ये हो गया एलिमेंट। अब मैंने क्या बताया कि 3 रो है, रो 1, रो 2, रो 3, C1, C2, C3, 3 रो 3 कॉलम, 6 ऑप्शन है। किसके अकॉर्डिंग चलना चाहोगे? यहां तो 0 तो दिख नहीं रहा है, तो किसी के अकॉर्डिंग चल दीजिए, एक ही बात है। तो फर्स्ट रो के अलोंग क्या करें? ऑन एक्सपेंशन अलोंग रो 1 R1, रो 1 के अलोंग एक्सपेंशन करिए। फिर से वही बात, पहले को प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, 3 एलिमेंट है, प्लस माइनस प्लस लेना है हमको। तो डिटर्मिनेंट ऑफ C इक्वल्स, पहला रो का पहला एलिमेंट हमने A चुना, तो ए जिस रो में है वो रो, जिस कॉलम में है वो कॉलम खत्म। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म, क्योंकि ए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मेंबर है। तो एलिमेंट जिस कॉलम जिस रो का मेंबर होगा वो रो और कॉलम डिलीट कर देंगे। डिलीट कर दिया तो क्या बचा? EFHI लिख दीजिए, EFHI। ए को मैंने प्लस में लिखा है, पहला प्लस, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती। दूसरा माइनस लगाएंगे, सेकेंड एलिमेंट कौन है सर? B, तो माइनस B फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो खत्म, सेकेंड कॉलम में है तो सेकेंड कॉलम भी खत्म। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम खत्म, ये खत्म, ये खत्म, देख लीजिए, इस पर पेन रख दीजिए, ये दोनों खत्म, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। क्या बचा? DFGI। क्या बचा? DF और GI। ठीक है, दिख रहा है ना भाई? बोर्ड कट तो नहीं रहा है उधर, देख लेना। फिर थर्ड एलिमेंट है C, चूंकि हम R1 रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो हमने A को चुन लिया प्लस में, सेकंड एलिमेंट B को हमने माइनस में चुना, तीसरा एलिमेंट C है वो प्लस में होगा, प्लस C फर्स्ट कॉलम का मेंबर है, फर्स्ट कॉलम खत्म, थर्ड रो का मेंबर है, तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो खत्म, सॉरी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम खत्म। क्या बचा? DEGH। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ C कितना? A इंटू, पहले प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, E इंटू I माइनस H इंटू F, माइनस B है तो B इंटू, सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करिए, DI माइनस F इंटू G, प्लस C, प्रिंसिपल डायगोनल DH माइनस GE। है समझ में बात? तो सो दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ C। इस तरह से डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट होगी, इजी है। तो किसी भी रो या कॉलम के अलोंग हम एक्सपेंड कर देंगे। अब आप बोलोगे इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो मैथमेटिक्स क्या करता है? बेसिकली मैथमेटिक्स बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट है। ये आपकी परेशानी को घटाता है, बढ़ाता नहीं है। तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो रहा है तो ये तो बढ़ रहा है परेशानी, नो, ईजी करना है इसको। इसका मतलब है कि हमको डिटर्मिनेंट ऐसे ही सॉल्व नहीं करना है। मैंने बताया ना कि 3 कॉलम है, 3 रो है, 6 ऑप्शन था, उसमें मैंने यहाँ R1 चुन लिया, आप चाहो C1 चुन लो तब भी यही आंसर आएगा। लेकिन मैंने क्या बताया कि आप उस रो को चुनोगे, उस रो या कॉलम के अकॉर्डिंग या अलोंग आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे जिसमें 0 ज़्यादा हो। इसमें तो 0 है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि अपने को ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाना? 0। क्या बनाना है अपने को? ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनाना है। तो कैसे 0 बनाते हैं? उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी है कि आप 0 बनाओगे कैसे, ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए सर, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। बिल्कुल सही बात। तो थोड़ा प्रॉपर्टी देख लेते हैं, समझ में आया ना आपको? डिटर्मिनेंट हमेशा किसका? स्क्वायर मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का। एमसीक्यू में पूछ सकता है कौन से मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, तो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का, जिसपे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टी देख लीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट 6 प्रॉपर्टीज है, तो 6 ही लिख देते हैं। देयर आर 6 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स के 6 प्रॉपर्टी हैं, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। पहला प्रॉपर्टी, रो और कॉलम को अगर इंटरचेंज कर दें आपस में तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधी बात है। सर रो या कॉलम को हम चेंज कर दें, इसी को शायद हम ट्रांसपोज कहते थे मैट्रिक्स में। बिल्कुल सही बात, सही, इसका मतलब पढ़ रहे हैं आप।
हालांकि ये तो मैंने बोला है, तुमने कहाँ बोला भाई, तो मैं पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब आप भी पढ़िए। तो ऐसे ही क्लिक करना चाहिए कि आपने पीछे कहीं चीज़ पढ़ा हुआ है, तो जब हम नया कंसेप्ट में वही चीज़ें इंक्लूड करें तो आपको समझ में आना चाहिए, अच्छा ये चीज़ तो रिपीट हुई थी, ये आप दोबारा बता रहे हो यहाँ, इसका मतलब रिपीट हो रहा है चीज़। इसलिए मैं बोल रहा हूँ डिटर्मिनेंट अलग चैप्टर नहीं है, मैट्रिक्स का आगे का पार्ट है, मैट्रिक्स का ही एक्सपेंशन है ये, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी, इफ द रोज और कॉलम्स, यानी कि सारे रो, जब रो कॉलम की बात कर रहा हूँ एस लगा रहा हूँ, प्लुरल हो गया, यानी कि सारे रो और सारे कॉलम, इफ रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, रो सारे रो को कॉलम बना दिया जाए या सारे कॉलम को रो बना दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, कोई चेंज नहीं होगा। करके दिखाएं, करके दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन है, एक्स कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, या डिटर्मिनेंट ही लिख देते हैं सीधा, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स, ये मान लीजिए है 4 5 6 7, ठीक है, ठीक बात है, 2:2 दिख रहा है, स्क्वायर है, आपको इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, लेकिन कह रहा है कि रो और कॉलम को, या तो रो, और का मतलब क्या है, और मतलब या तो रो को या तो कॉलम को, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, रो को कॉलम में बदल रहा हूँ, रो को कॉलम में बदल रहा हूँ। तो जैसे ही रो या कॉलम को, तो फर्स्ट रो फर्स्ट, तो क्या करें, रो को किस में बदल दें, कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो क्या होगा, ये होगा 4 5 फर्स्ट रो था, देखिए फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो पे पेन रखा, इसको फर्स्ट कॉलम बना दो, तो फर्स्ट रो 4 5 है, तो 4 5 क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। सेकंड रो है 6 7, तो 6 7 सेकंड कॉलम बन जाएगा 6 7। तो चेक करिए क्या दोनों की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ता है क्या, पहले ये कैलकुलेट करिए। प्रिंसिपल डायगोनल 4 7 जा माइनस 6 5 जा, तो क्या हो गया, 4 7 जा 28, 6 5 जा 30, आंसर कितना, -2। इसको जब मैंने रो और दोनों रो को दोनों कॉलम में बदल दिया, तो क्या अब कोई चेंज होगा क्या, देखिए सर 4 × 7 -5 × 6, ये भी 28 - 30, ये भी -2 आया, क्या दोनों के वैल्यू पे कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। इसका मतलब कोई भी डिटर्मिनेंट गिवन होगा तो उसके सारे रो को कॉलम में बदल दीजिए या सारे कॉलम को रो में बदल दीजिए, तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। आया क्या चेंज, नहीं आया, सीधी बात। तो मैंने क्या किया, दोनों रो को दो कॉलम में बदल दिया। आप चाहे तो कॉलम को रो में बदल दीजिए, 4 6 था फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो बन गया, देखिए सेकेंड कॉलम था 5 7, ये देखिए सेकेंड रो बन गया। तो या तो आप सारे रो को सारे कॉलम में बदल दो या सारे कॉलम को सारे रो में बदल दो, एक ही बात है, ट्रांसपोज किया मैंने। बेसिकली मैट्रिक्स में यही काम करते तो क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, याद रखना है कि सारे रो और कॉलम को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है, आगे तो हम खूब यूज करेंगे इसको, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। देखिए एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी जो 12 की बुक है उसमें जो भी रिजल्ट्स हैं, यानी कि जो भी हम क्वेश्चन करते हैं वो जेई डायरेक्ट उस रिजल्ट को यूज करता है। मतलब आपको मेमोरी में रहना चाहिए वो चीज़, है ना, और वो तब करेंगे जब यहाँ से कंसेप्ट क्लियर होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है, अच्छा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था कि सारे रो को कॉलम में बदलो या सारे कॉलम को रो में बदलो, तब कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा अगर दो रो या दो कॉलम को बदल दें आपस में तब वैल्यू चेंज होगा। देखिए कैसे होगा, इफ 2 रोज और कॉलम्स, अगर दो रो या कॉलम को इंटरचेंज किया जाए, आपस में बदला जाए, सब नहीं, सबको नहीं, सबको करेंगे तब तो वैल्यू में कोई चेंज ही नहीं आएगा, है ना, वैल्यू सेम ही रहेगा। लेकिन अगर दो रो या कॉलम को अगर इंटरचेंज कर दें तो क्या होगा, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स हैव
चेंजेस साइन, मतलब उसका साइन बदल जाएगा। हैव निगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन, हैव अपोजिट साइन, हैव अपोजिट साइंस। मतलब क्या हुआ, मैंने इजी वे में नहीं लिखा है इसको, एक्चुअली में इसको लिखना चाहिए था कि दो रो या कॉलम को आप इंटरचेंज करोगे तो जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब जो वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए वैल्यू आया 20 तो 20 रहेगा लेकिन माइनस के साथ, -20। अगर -30 है तो क्या रहेगा वैल्यू, +30, साइन बदल जाएगा। तो हैव अपोजिट साइन, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई उसका साइन बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। कैसे, देखिए मैंने डिटर्मिनेंट चुना ए, ये है 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3:3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, दिख ही रहा है आपको। हमको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, लेकिन ये तो हम कर ही लेंगे, किसी न किसी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, वैल्यू आ जाएगा, अभी जैसा मैंने पीछे बताया। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इसमें से दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करना है। किसको करें सर, रो को बदल दो, यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड रो को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, दो रो को इंटरचेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये R1 है रो 1, ये है R2 और ये है रो 3। तो रो 3 को तो चेंज ही नहीं करना, ये तो 0 1 2 रहेगा, 0 1 2 0 1 2। केवल R1 को R2 से या R2 को R1 से रिप्लेस कर दो। तो 1 2 3 R1 है, इसको किस में बदल दें, R2 में। तो ये हो जाएगा 1 2 3, फर्स्ट रो सेकंड रो बन गया, और जो सेकंड रो है वो फर्स्ट रो बन जाएगा, यानी कि 4 5 6। तो दो रो को आपस में इंटरचेंज किया ना हमने। तो चेक करिए कि क्या वैल्यू में चेंज आ रहा है, देखते हैं करके। किसके अलोंग एक्सपेंशन करें, इसके अलोंग करते हैं क्योंकि एक 0 आ रहा है, या थर्ड रो के अलोंग कीजिए, इसमें एक 0 आ रहा है और वैल्यू छोटी है। किसके अलोंग करें सर, फर्स्ट कॉलम के अलोंग करो। चलो करते हैं, इसको भी करना है, इसको भी करना है, क्योंकि तब पता कैसे चलेगा कि वैल्यू चेंज हुआ कि नहीं। सबसे पहले इसी को सॉल्व करिए। इसका डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट होगा, फर्स्ट एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट कॉलम लिख दीजिए, एक्सपेंशन अलोंग C1, फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन कर रहे हैं। पहला है +1 इंटू, जैसे ही 1 के अलोंग एक्सपेंशन किया तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, क्या बचा 5 6 1 2, 5 6 1 2। पहला प्लस दूसरा माइनस होगा, -4, क्योंकि हम C1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। 4, तो 4 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो ये डिलीट, क्या बचा 2 3 1 2। ऐसे ही लिखिए 2 3 1 2, तब समझ में आएगा। पहला प्लस लिया हमने, दूसरा माइनस लिया, पहला प्लस दूसरा माइनस, तीसरा प्लस ले, और ये 0 है तो ये तो 0 ही बन जाएगा, है कि नहीं। इसको कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, 1 इंटू ब्रैकेट में पहले प्रिंसिपल डायगोनल, 5 2 जा 10 -1 6 जा 6, -4 इंटू प्रिंसिपल डायगोनल, 2 2 जा 4 -3। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 10 में से 6 गया 4, -4 गुना 4 में से 3 गया 1, 4 में से 4 गया 0। कितनी वैल्यू आई, 0। अच्छा आप बोलोगे सर इसमें तो हमको पता 0 तो 0 ही रहेगा, हमको पता ही नहीं चलेगा। मैंने क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पुल्टा ले लिया है ना, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको भी कैलकुलेट करोगे ना तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, 0। मेरे कहने का ये मतलब था कि देखिए मैंने वैल्यू तो अपने मन से लिया, क्वेश्चन तो देखे नहीं मैंने, वो तो संयोग ऐसा है कि 0 आ गया। हो सकता है मेमोरी में कोई क्वेश्चन रहा हो, ठीक है, मैंने तो ऐसे ही आर्बिट्रेरी वैल्यू ले ली थी। तो दो रो या कॉलम को अगर आप आपस में इंटरचेंज करोगे, देखो रो या कॉलम बोलने का क्या मतलब, मैंने यहाँ केवल दो रो को आपस में इंटरचेंज किया है। या तो आप रो करोगे या तो कॉलम करोगे, दोनों, ये नहीं कि दोनों को बदल दिए, दो रो को बदल दिए एक कॉलम को बदल दिए, नहीं ऐसा नहीं होगा। या तो और का मतलब है या तो रो या तो कॉलम। अगर रो कर रहे हैं तो कॉलम नहीं करना, कॉलम कर रहे हैं तो रो नहीं करना, समझ गए। तो मैंने क्या किया, R1 को R2 की जगह लिख दिया, R2 को R1 की जगह लिख दिया, और ऐसा लिखते हैं तो वैल्यू में साइन चेंज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि इसका वैल्यू सॉल्व करके हमको 12 आता तो इसकी वैल्यू कितनी आती, -12। इसका मतलब ये हुआ। अभी हम जब बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझाएंगे, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी बहुत ही आसान है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है दोस्त, कि किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए, तो डिटर्मिनेंट सीधा सीधा जीरो, सीधा जीरो, याद ही रखना है।
if two rows or columns of determinant are identical मतलब अगर सेम हो जाए, are identical, then value of determinant be जीरो, सीधा जीरो। आइडेंटिकल मतलब सेम हो जाए, या तो दो रो या तो दो कॉलम। मान लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है, ये कोई क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू है 1 2 3 4 5 0 1 2 3। देखिए ध्यान से कितनी इसकी वैल्यू। आप बोलोगे सर हम तो सॉल्व करेंगे, कर लो भैया, तुम सॉल्व करोगे तब भी जीरो आएगा। जादू, मैजिक, जादूगर हैं हम लोग, मैथमेटिशियन जादूगर होते हैं, देख करके ही बता देते हैं जीरो जीरो। कैसे जीरो? क्योंकि फर्स्ट रो और थर्ड रो देखिए आइडेंटिकल है, तो सीधा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो। करके देख लीजिए, नहीं सर समझ में आ रहा है तो करके देख लेते। किसके अलोंग एक्सपेंड करें? सर थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करिए। क्यों? क्योंकि इसमें एक जीरो है, जीरो होना चाहिए, जीरो होगा तो कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ लिख दीजिए ऑन एक्सपेंशन अलोंग C3, थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम के अलोंग। तो 3 इंटू ये जिस रो में है, जिस कॉलम में है वो डिलीट, क्या बचा? सर बचा 4 5 1 2। अरे ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया तो यही बचा ना भैया, 4 5 1 2, पहला प्लस दूसरा माइनस, जीरो। तो जीरो वाले को लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। तीसरा प्लस माइनस प्लस प्लस 3, फिर से ये थर्ड रो डिलीट, थर्ड कॉलम डिलीट, क्या बचा? 1 2 4 5 1 2 4 5। कैलकुलेट कर लीजिए फटाफट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 इंटू प्रिंसिपल डायगोनल 4 2 जा 8 माइनस 5 प्लस 3 इंटू 1 5 जा 5 माइनस 4 2 जा 8। वैल्यू कितनी? 8 में से 5 गया 3, 3 3 जा 9 माइनस 5 में से 8 गया -3, और -3 गुना 3 कितना? 9। तो कितना हो जाएगा? 9 में से 9 जीरो। आपने कैलकुलेट किया तब जीरो आया, मैंने तो यही बोल दिया था कि भैया दो रो आइडेंटिकल है, वैल्यू क्या लिख दो? सीधा जीरो, और ब्रैकेट में लिख दो। क्यों जीरो? लिख दो कि भैया R1 और R3 आइडेंटिकल है, सेम है, और सेम है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो जीरो। समझ गए? समझ में आ गया होगा। तीनों प्रॉपर्टी बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है इसमें। और देखिए, और ये तो दो रो को मैंने आइडेंटिकल किया। कॉलम देख लीजिए, मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है 4 5 6, है ना, और है 3 4 -1, और है 5, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ना, 1 2 3, और इसको कर देते हैं 4 3 5। अब बताइए इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? तो हम तो सॉल्व तो कर ही लेंगे, लेकिन हम ढूंढेंगे कि क्या कोई प्रॉपर्टी है जिससे ये इजी हो जाए, क्योंकि जीरो तो हमको दिख नहीं रहा है। अगर जीरो दिखता तो हम उस रो या उस कॉलम के अलोंग चलते, कैलकुलेशन इजी होता, लेकिन जीरो तो है नहीं। तो जीरो नहीं है तो जीरो बनाना है, ढूंढिए। हमको दिख रहा है कि ये जो फर्स्ट कॉलम है और ये जो थर्ड कॉलम है ये आइडेंटिकल है, दोनों सेम सेम है, और कॉलम अगर आइडेंटिकल हो तो आंसर सीधा सीधा जीरो। यही बताना चाह रहा हूं मैं। यही है थर्ड प्रॉपर्टी आपका, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी क्या है दोस्त? वो भी बहुत इजी है। चौथा प्रॉपर्टी ये है, चौथी प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी स्केलर्स, कोई भी स्केलर अगर मल्टीप्लाई है, कोई भी स्केलर अगर किसी रो या कॉलम के एलिमेंट में मल्टीप्लाई है तो वो बाहर आ जाता है, डिटर्मिनेंट में, डिटर्मिनेंट की वैल्यू में मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या मतलब? मतलब ये प्रॉपर्टी डी, इसको लिखेंगे कैसे? देखिए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ, लिख ही देता हूं ना, बोलूं क्यों, किसी रो या कॉलम के हर एलिमेंट में इफ ईच एलिमेंट ऑफ रोज, और ब्रैक, ये स्लैश लगाने का मतलब है या तो रो या तो कॉलम। जब रो करोगे तो कॉलम नहीं, कॉलम करोगे तो रो नहीं, तो या तो रो या
columns. If each element of rows or column of a determinant is multiplied, determinant is multiplied by k. k क्या है? कोई भी कांस्टेंट है, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा? वैल्यू जो है डिटरमिनेंट की उसमें k मल्टीप्लाई हो जाएगा. द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट गेट मल्टीप्लाइड बाय k. क्या मतलब सर? मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट a दिया हुआ है 2 4 6 1 2 5 -1 -1 0. ये कोई मैट्रिक, ये कोई डिटरमिनेंट दिया है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो अगर किसी रो या किसी कॉलम में 3 रो है 3 कॉलम है, आप ढूंढिए कि कोई रो ऐसा, कोई जब भी बड़ा एलिमेंट दिखने लगे, बड़ा नंबर दिखने लगे और आइडेंटिकल ऐसा लगे कि कुछ इसमें मल्टीप्लाई है, तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये जो 6 रो और कॉलम है उसमें से किसी भी रो के हर एलिमेंट में या किसी भी कॉलम के हर एलिमेंट में कोई भी पर्टिकुलर नंबर अगर मल्टीप्लाई है तो वो नंबर बाहर आ जाता है और पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू में मल्टीप्लाई हो जाता है. देखिए, क्या आपको लग रहा है कि ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, इसका मतलब 2 सब में है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 2 सब में है तो 2 बाहर आ जाएगा, और 2 बाहर आएगा तो यहाँ क्या बचेगा? जब 2 बाहर आ गया तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6. अरे 2 जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 6 नहीं बचेगा, तो 2 बाहर आ गया और नीचे वाला सेम रहेगा. 1 2 5 -1 -1 0. नहीं समझ आया? कोई भी नंबर यहाँ, ये जो मल्टीप्लाई है के, यहाँ के जगह पे क्या है? 2 है, तो क्या ये डिटरमिनेंट की वैल्यू में मल्टीप्लाई नहीं हो गया? बस अब इसको तो सॉल्व करना आता ही आपको. बस ये है चौथा प्रॉपर्टी के कहने का ये मतलब है कि आपको वो रो और कॉलम ढूंढना है जिसमें कोई पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाई हो. अगर ऐसा है तो वो एलिमेंट बाहर आ जाएगा. जैसे मैं बताता हूं आपको कि बेसिकली हम क्या करना चाहेंगे आगे चल के. मान लीजिए 1a - b और यहां है ca - b, यहां है x b - c और यहां है c - b, यहां है y c - a और यहां है a × a - c. ध्यान से देखिए, इसको भी मैं -1 और 1 लिख देता हूं. ठीक है, अब ध्यान से देखो आप एक चीज कि सर इसको 0 कर दीजिए. अच्छा, 0 कर देंगे तो 0 ही हो जाएगा, है कि नहीं? तो 1 1 1. ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया कि किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम में अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई है तो वो एलिमेंट जो है बाहर आ सकता है. a - b यहाँ भी है, a - b यहाँ भी है. a - b यहाँ होता तो फर्स्ट रो से a - b बाहर आ जाता. अरे तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो इसे लिख ही देते हैं, है ना? क्यों आपको हम परेशान करें? आप बोलोगे सर कुछ से कुछ बता रहे हैं आप. a - c. अब देखो ध्यान से, ये कोई मैट्रिक्स है या कोई डिटरमिनेंट है. ठीक है, डिटरमिनेंट है. अब मतलब आप इस प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि किसी भी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, आप रो और कॉलम में ये ढूंढिए कि कोई पर्टिकुलर नंबर है क्या जो सब में कॉमन है. देखिए a - b यहाँ, a - b यहाँ, a - b यहाँ. तो अगर फर्स्ट रो में क्या कॉमन है सर? a - b, तो a - b बाहर आ जाएगा. कहने का ये मतलब है ये पूरा का पूरा डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई होगा. तो फर्स्ट रो से a - b बाहर आया. सेकंड रो में देखो b - c, अगर माइनस बाहर ले लिया जाए तो यहाँ भी b - c, तो सेकंड रो से b - c बाहर आया. थर्ड रो में a - c यहाँ c - है, अगर माइनस बाहर लें तो ये भी a - c बचेगा, यानी कि ये भी a - c हो गया. तो डिटरमिनेंट क्या बचा? a - b गया तो यहाँ बचा 2 1 c. यहाँ क्या बचा? b - c बाहर निकला तो 3 1 -1. 3 1 -1 क्यों? क्योंकि b - c तो माइनस बाहर लेना पड़ेगा, माइनस बाहर लेंगे तभी तो b - c आएगा.
बी माइनस सी बी माइनस सी, तो इसको मैंने बी माइनस सी बनाया तो माइनस बाहर आया तो -1। यहाँ से ए माइनस सी बाहर निकला तो ये बचा 4, और ये सी माइनस ए माइनस बाहर करेंगे तभी ए माइनस सी बनेगा, तो यहाँ बचा -1 और ए माइनस सी गया तो यहाँ ए बचा। क्या समझ में आया आपको? इसका मतलब किसी भी रो या कॉलम में कोई एलिमेंट अगर मल्टीप्लाई है के, तो यहाँ के की जगह ए माइनस बी हो गया, यहाँ के की जगह बी माइनस सी, यहाँ के की जगह ए माइनस सी। मैंने उसको बाहर कर दिया, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई उसमें ये मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। क्या समझ में आया बात? आया होगा आपको। इसी पर एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, देखिए ये क्वेश्चन बता देते हैं तब आपको शायद क्लियर हो जाए। कल क्वेश्चन करेंगे बहुत सारा, पहले एक क्वेश्चन था बहुत अच्छा, ये देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन से ये प्रॉपर्टी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन है लेट ए बी स्क्वायर्ड मैट्रिक्स। ए बी क्या है? ए बी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ 3:3। ऑर्डर कितना है? 3:3, 3 ऑर्डर 3 कॉलम। पूछ रहा है देन फाइंड के ए का डिटर्मिनेंट। किसी भी रो में अगर के मल्टीप्लाई हो, रो या कॉलम में के मल्टीप्लाई हो, तो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओ। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, देखिए कैसे। ए कोई मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नहीं है, मैट्रिक्स है, याद रखिए मैट्रिक्स है 3:3 का। और के यानी कि ए की जो भी वैल्यू है, मान लीजिए हैं हम ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई है, मुझे नहीं पता, मैंने अपने मन से वैल्यू एज्यूम कर लिया। लेकिन ये क्या कह रहा है? सर के है, और आप जानते हैं ये डिटर्मिनेंट नहीं है, क्या है? मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स है तब डिटर्मिनेंट निकालना है। और आप जानते हैं कि मैट्रिक्स में अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी स्केलर अगर मल्टीप्लाई होता है तो सारे एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब के ए जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सब में, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम सब में जाके मल्टीप्लाई, तो ए ये हो जाएगा ए के बी के सी के, सेकंड कॉलम में भी के जाएगा, डी के ई के एफ के, और ये थर्ड कॉलम में भी जाएगा जी के एच के आई के, सब में चला गया। अब हमको इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, के ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो डिटर्मिनेंट में अभी मैंने बताया इस प्रॉपर्टी में कि आप रो या कॉलम को ढूंढो जिसमें सेम नंबर मल्टीप्लाई हो। तो फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो से क्या बाहर आएगा? के। सेकंड से भी क्या बाहर आएगा? के। थर्ड से भी क्या बाहर आएगा? के। और बचेगा क्या इधर? जब के बाहर निकल गया तो इधर बचा सर ए बी सी, डिटर्मिनेंट बचेगा, डिटर्मिनेंट ए बी सी ए डी ई एफ और जी एच आई, यानी कि बचा के इंटू के का क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। सो दिस इज द आंसर। समझ में आया बात आपको? तो बस ये सब चीज हम करेंगे, ठीक है। जो 2 प्रॉपर्टी है कल उसको डील करेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी का है, वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी इस सेंस में जो बच्चा बेसिक्स पढ़ रहा है, जो पहली बार पढ़ रहा है, उसको एनसीईआरटी जरूर बनानी चाहिए। एनसीईआरटी बनाने से क्या होगा? एक सीक्वेंस में चीजें आपको पता चलेगी। जो बच्चा आगे चल करके यूपीएससी की तैयारी में लगता है, आप पूछेंगे उससे तो उसको फिर से बोलते हैं 6-7 क्लास से जाके सारी एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब है, एक बार तो जरूर आपको सॉल्व करना चाहिए। जो बेसिक वहां से क्लियर हो जाएगी ना, फिर आप जब आईआईटीज के क्वेश्चन करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो आप पता चला आप 100 क्वेश्चन बना ले रहे हैं और 101 में क्वेश्चन में आप फंस जा रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं फिर आप, है ना। इससे बढ़िया कि आप 20 क्वेश्चन बनाइए और सारे बनने चाहिए धराधर। तो कंसेप्ट स्ट्रांग रहना चाहिए, है ना। केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस से नहीं होगा, जब कंसेप्ट पे पकड़ होगी, कंसेप्ट बिल्ड होगा तो फिर क्वेश्चन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज आपको यहीं छोड़ते हैं, ये 4 प्रॉपर्टीज है, कल हम लोग और डिस्कस करेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच।